अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और हम देखते हैं कि हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, डिफाइन रोल ऑफ अ टीचर इन नर्सिंग, डिस्कस डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग, कंपेयर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हम देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। द एजुकेशन प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक, सीक्वेंशियल, planned course of action consisting of two major interdependent operations, teaching and learning. एजुकेशन प्रोसेस जो है ये एक सिस्टमैटिक है, एक सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस के साथ है, प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसमें क्या है कि कंसिस्ट ऑफ टू मेजर इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं, जिसमें जो कि इंटरडिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसमें क्या टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग अगर लर्निंग वाले होंगे तो फिर ही आप उनको टीचिंग करेंगे। अगर कोई लर्न करने वाला नहीं है तो आप दीवारों को तो टीचिंग नहीं करेंगे ना। इसलिए दोनों जो इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस है उनका होना बहुत जरूरी है। इसी तरह है द टू इंटरडिपेंडेंट प्लेयर्स, द टीचर एंड लर्नर। इसी तरह जो टू इंटरडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? टीचर और लर्नर हैं, और उनका भी होना जरूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि जी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। बेसिकली जो है, जो क्लासरूम प्रोसेस होता है उसमें टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर और अदर्स जो भी है शामिल। इसमें बेसिकली इनपुट और आउटपुट देखा जाता है। इनपुट में क्या है, टीचर्स करेक्टरिस्टिक और स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक होती हैं, और जो आउटपुट है उसमें स्टूडेंट की अचीवमेंट वगैरह जो होती हैं वो देखी जाती है। इनपुट में बाकी जो इंटरनेशनल कंडीशंस, फैमिलीज, टेलीविजन, कम्युनिटी, ये सारे इनपुट में आ जाते हैं। और जो आउटपुट में होता है उसमें स्टेट पॉलिसीज, रिलीजन, मूवीज एंड पीयर ग्रुप्स वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये आपका टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि टीचिंग रोल ऑफ नर्सेज क्या है। Patient education has long been considered a major component in the repertoire practice of standard care giving by the nurses. Basically जो पेशेंट एजुकेशन है उसमें ये कंसीडर किया जाता है, ये एक मेजर रोल है कि ऑल द थिंग्स दैट परफॉर्म, कि नर्स एक वैसा पर्सन है, एक ऐसा बंदा जो कि सारी ये चीजें जो है ना परफॉर्म कर सकता है। repertoire practice हो जाती है कि a person can perform everything of a standard care giving by the nurse, कि उसमें ये होता है कि वो जो नर्स है पेशेंट को टीचिंग भी करे, उसको स्टैंडर्ड केयर भी दे, उसकी फैमिली को भी टीचिंग करे, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें शामिल है। नर्सेज हैव ऑलवेज एजुकेटेड अदर पेशेंट्स, फैमिलीज एंड कोलीग्स। नर्सेज क्या करती हैं कि वो और पेशेंट्स को भी एजुकेट कर रही होती हैं, उनकी फैमिलीज को कर रही होती हैं, कोलीग्स जो होते हैं उनको भी एजुकेट कर रही होती हैं। And it is from the root that nurses have expanded their practice to include the broader concept of health and illness. कि nurses का जो practice का जो broader concept है वो develop हो चुका है health और illness के बारे में, कि they can do each and everything. Importance of patient teaching. Patient teaching की क्या importance है? Estimated 80% of all health needs and problems are handled at home. There truly does exist a need to educate people on how to care themselves, both to get well and to stay well. एक एस्टिमेट है कि 80% जो हेल्थ नीड्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको घरों पे ही हैंडल किया जा सकता है। इस तरह के लोगों को अगर हम एजुकेट करें, उनको हेल्थ एजुकेशन दें कि हाउ टू केयर, कि वो अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, वो अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, और कैसे वो ठीक कर सकते हैं और कैसे ठीक रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? पेशेंट टीचिंग, फैमिली टीचिंग और पीपल इंडिविजुअल टीचिंग से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग रोल, अब हम देखते हैं जो टीचिंग रोल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पेशेंट एजुकेशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स पोटेंशियल टू, पोटेंशियल वो होता है कि जो ऑल्दो के फ्रंट पे नहीं होता, उसमें वो पोटेंशियल होता है कि दिस कैन बी, कि ये हो सकता है। इसमें क्या जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग रोल है उसमें इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन,
कंज्यूमर जो है आपका पेशेंट है, उसकी क्या हमने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं टीचिंग से, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और जो आपकी कंटिन्यू केयर है उसको आप उसमें कंटिन्यूटी ला सकते हैं, डिक्रीज पेशेंट एंजाइटी, और इससे और क्या हो सकता है, पेशेंट की जो एंजाइटी है वो कम कर सकते हैं। इफेक्टिवली रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलनेस, हम इफेक्टिवली जो रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर किसी बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसको भी हम टीचिंग रोल से कम कर सकते हैं। प्रमोट एडहेरेंस टू हेल्थ केयर टीम प्लान्स, और जो हेल्थ केयर टीम प्लान्स हैं उनके साथ वाबस्तगी से हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ केयर को। मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, और हमारी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं हम उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसके साथ, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज के साथ। energize and empower consumer to become actively involved in the plan of their care, हम जो कंज्यूमर हैं उनको हम एम्पावर करेंगे, उनको हम एनर्जाइज करेंगे कि वो जो उनकी केयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो उसमें इश्यूज हैं उसमें हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, जब उसकी जो प्लानिंग करेंगे उनकी केयर के लिए उसमें हम उनको कहेंगे वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो, उनको हम एम्पावर करेंगे, इस काबिल बनाएंगे। नेक्स्ट है लर्निंग प्रिंसिपल। लर्निंग प्रिंसिपल, this implies degree of concentration and eagerness of individual learn best when they are physically, mentally and emotionally ready to learn, and do not learn well if they see no reason for learning। एक्चुअली ये है कि जो रेडीनेस का जो प्रिंसिपल है ये एक्सप्रेस इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता है कि जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड ईगरनेस है, इंडिविजुअल जो होते हैं उस वक्त ज्यादा बेस्ट वो लर्न करते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी होते हैं कोई चीज को लर्न करने के लिए। अगर वो देखते हैं कि इस लर्निंग की कोई रीजन नहीं है, बिना हम इसको लर्न कर रहे हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते और वो उसको लर्न भी नहीं करते। एक्सरसाइज, the principle of exercise states that those things most often repeated are best remembered. It is the basis of drill and practice। जो एक्सरसाइज का प्रिंसिपल है वो ये शो करता है कि जो चीजें बार बार रिपीट की जाए वो ज्यादा अच्छी रिमेंबर रहती हैं। इट इज बेसिस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये बेसिकली ड्रिल और प्रैक्टिस का एक पे बेस करता है, क्योंकि ड्रिल और प्रैक्टिस ये जो थिंग्स होती हैं एक्चुअली ये ड्रिल और प्रैक्टिस इज द डिसिप्लिन एंड रिपीटेड एक्सरसाइज, ये भी एक रिपीटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, और इस जो प्रिंसिपल की बेस ही ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे है कि जो चीजें बार बार रिपीट की जाएंगी वो ज्यादा अच्छी रिमेंबर होंगी। Effects, the principle of affect is based on the emotional reaction of the student, it has direct relationship to motivation। और जो इफेक्ट का प्रिंसिपल है ये किस चीज पे बेस कर रहा है, इन स्टूडेंट के इमोशनल रिएक्शन पे। इट हैज डायरेक्ट, क्योंकि ये जो होता है उनको डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता है टू लर्न समथिंग, क्योंकि अगर उनकी मोटिवेशन होगी तो फिर ही वो अच्छी तरह लर्निंग करें, अगर उनकी किसी चीज को लर्न करने की मोटिवेशन नहीं होगी तो वो उसको लर्न नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल और effect is that learning is strengthened when accompanied by pleasant or satisfying feeling। और जब किसी भी चीज की लर्निंग जो होती है वो प्लेजेंट होगी और सेटिस्फाइंग फीलिंग उसमें होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, तो वो क्या होगा, वो उनकी जो लर्निंग होगी वो स्ट्रेंथनिंग होगी, मजबूत होगी। एंड दैट लर्निंग इज वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विद अनप्लेजेंट फीलिंग, और जब उनकी लर्निंग अनप्लेजेंट फीलिंग के साथ होगी तो वो वीक होगी, वो इतनी मजबूत नहीं होगी। प्राइमेसी, एक्चुअली प्राइमेसी का मतलब क्या है, प्राइमेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन रैंक, स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन रैंक। प्राइमेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑफन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट अनशेकेबल इंप्रेशन, कि जब एक दफा कोई बंदा यू आर नंबर वन तो फिर वो ये होता है कि वो ही वांट टू स्टे नंबर वन, और वन शेकेबल इंप्रेशन उसके लिए ये हो जाता है कि वो ये इस चीज को बॉदर नहीं कर पाएगा कि उसको जी नंबर 5 या नंबर 10 पे किया जाए। थिंग्स लर्नड फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड दैट इज डिफिकल्ट टू रेज। अगर उसको आप इतनी स्टेज पे पहले कर दोगे तो वो उसके जहन में इंप्रेशन बिल्ड हो जाएगा और वो रेज करना, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
recency. The principle of recency states that things most recently learned are best remembered. जो चीजें आप recently सीखते हैं उसको आप ज्यादा अच्छे और बेस्ट तरीके से रिमेम्बर करते हैं. Intensity. The more intense the material taught, the more likely it will be retained. जिस मटेरियल को आप ज्यादा शिद्दत से लर्न करते हैं वो आपके लिए ज्यादा देर तक रिटेन रहता है. द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी implies that student will learn from the real things than a substitute. अगर स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी रियल थिंग के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो लर्न करते हैं वो जो सब्सटीट्यूट पे उसके लिए होगा उससे वो इतना अच्छा लर्न नहीं कर पाते. Learning principle है next freedom. The principle of freedom states that the things freely learned are best learned. जिस चीजों को हम फ्रीली तौर पर लर्न करते हैं उसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं. Conversely, the further a student is pressurized, the more difficult is for him to learn. अगर हम स्टूडेंट को प्रेशराइज करके कहेंगे इसको लर्न कर तो वो उसके लिए ज्यादा मुश्किल है. Incorporate and implement what is learned. Compulsion and coercion is antithetical to personal growth. और जब मजबूरन और जबरन तौर पर अगर किसी चीज के लिए उनको लर्निंग किया जाता है ये लर्निंग के लिए कहा जाए तो ये उनके लिए मुतजाद होगा, ऑपोजिट होगा, डिफिकल्ट होगा. टीचिंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या है. इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी. स्टूडेंट एंड फैकल्टी के दरमियान इंटरेक्शन होना चाहिए. इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स के दरमियान भी इंटरेक्शन होना चाहिए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लर्न. यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स. जो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करना चाहिए. जिस सच जैसा कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं. रोल प्ले, केस स्टडीज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, पीयर टीचिंग, क्लास डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशंस वगैरह. ये सारी क्या है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स है. गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक. जो फीडबैक है वो आपको फौरन देना चाहिए. एम्फसाइज टाइम ऑन टास्क. जो कोई टास्क दिया गया है उस पर एम्फसाइज होना चाहिए कि जो टाइमली कंप्लीट हो. कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन. और उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं. रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी और टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड वेज ऑफ लर्निंग. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपने रिस्पेक्ट देनी है डाइवर्स. जो भी कोई इख्तलाफात होगा फिर उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है. टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड वेज ऑफ लर्निंग. ऑब्स्टेकल्स टू लर्निंग. लर्निंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है. स्ट्रेस. अगर पेशेंट स्ट्रेस में होगा तो वो लर्निंग नहीं कर सकता, वो उसकी लर्निंग को ब्लॉक कर देगा. नेगेटिव एनवायरनमेंट. नेगेटिव एनवायरनमेंट से ये चीजें होती हैं कि अगर इन एडिक्वेट मटेरियल, लैक ऑफ फैसिलिटीज, जैसे क्लासरूम में मल्टीमीडियाज नहीं होगा और स्टूडेंट्स के बैठने के लिए प्रॉपर चेयर्स वगैरह नहीं होगी और टीचर को एक्सप्लेन करने के लिए वाइट बोर्ड नहीं होंगे, तो ये सारे क्या है नेगेटिव एनवायरनमेंट है. नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या नॉइजी भी हो सकता है, लाइट के इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे उनके नेगेटिव एनवायरनमेंट में आते हैं. लैक ऑफ टाइम. अगर लैक ऑफ टाइम होगा तो ये भी ऑब्स्टेकल टू लर्निंग होगा. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर रिजिड पर्सनैलिटीज होंगी तो किसी चीज पे वो अगर इख्तलाफ आ जाए तो वो भी एक लर्निंग ऑब्स्टेकल है. लैक ऑफ सपोर्ट एंड ऑनगोइंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट. लैक ऑफ सपोर्ट भी होगा और ऑनगोइंग पॉजिटिव एनवायरनमैंट भी होगी, तो ये भी एक, जब तक जितने देर तक आपको सपोर्ट नहीं होगी तो आप कुछ लर्न नहीं कर, ऑल दो कि आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव भी हो, मगर ये कि लैक ऑफ सपोर्ट जो होता है ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है. डिनाइल ऑफ लर्निंग नीड्स. जो आपकी सीखने की ज़रूरियात होती हैं अगर उनसे आप इनकार करते हो तो आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते, और ये भी एक ऑब्स्टेकल है. एनुअल प्रेपरेशन. अगर एनुअल प्रेपरेशन होगी it is also obstacle. Next हम देखते हैं कि effective teachers. Effective teacher कौन होता है? Someone with a vision who is motivated not only to increase student knowledge but goes beyond this. Someone with a vision. जिस effective teacher वो जिसका vision सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए, बल्कि वो इससे भी आगे स्टूडेंट को लेके जाए. वो क्या है? वो effective teacher है. Characteristic of effective teachers. Effective teacher की क्या क्या characteristics हो सकती हैं? Having good sense of humor,
उसमें गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, मजा होना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जाए और स्टूडेंट बोर हो गए हैं, तो ये भी एक अच्छे टीचर की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड, टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स उसको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि अगर मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट उसको अच्छी तरह रिटेन करें, अच्छी तरह लर्न करें। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए कि वो जो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप आ रहा है उसको भी ब्रिज अप करे। सोशल होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ उसको सोशली भी मिलना जुलना चाहिए, ये नहीं कि वो अपने एटीट्यूड में रहे और स्टूडेंट से वो बात करना भी बहुत अरना करे। नोज द सब्जेक्ट मैटर, और जो वो सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छी तरह उसको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, अगर वो कोई एक्शन कर रहा है या कोई एक्शन स्टूडेंट्स करवा रहा है तो उसका भी वो रिस्पॉन्सिबल है। ए टीचर एज वेल एज एन एक्टिव लर्नर, और जो टीचर है उसको एक एक्टिव लर्नर भी होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका ये गोल होना चाहिए, उसको अपने गोल का पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज हासिल करनी है, मुझे किस गोल पे पहुंचना है। कंसीडर कंटेक्चुअल रियलिटीज, और जो कंटेक्चुअल रियलिटीज हैं उनको भी कंसीडर करना चाहिए। कमिटेड टू स्टूडेंट एंड लर्निंग, और स्टूडेंट लर्निंग को कमिट करना चाहिए। नहीं, यूज इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू प्रमोट स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न, और उसको ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट की मोटिवेशन को प्रमोट कर सके लर्निंग के लिए। कैन कम्युनिकेट वेल विद हिज और हर स्टूडेंट, और एज वेल एज पेरेंट, और उसको स्टूडेंट के साथ और एज वेल एज उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छी तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। कैन वर्क इफेक्टिवली विद स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, और जो स्टूडेंट होते हैं जो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के साथ आए होते हैं उनके साथ भी उसको इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक कल्चर से और दूसरा वो जिस कल्चर में ज्यादा इजी फील कर रहा है उनके साथ वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो कल्चर में उनको उसको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है उनको साथ वो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं कर रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हैज गुड असेसमेंट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरिंग सेशंस, एग्जाम और क्विज, अगर कोई सेशन हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है और कोई क्विज वगैरह हो रहा है तो उसमें असेसमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि उनको अच्छी तरह जज कर सके। कैन मैनेज क्लासरूम फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, और क्लासरूम को अच्छी तरह मैनेज करे ताकि स्टूडेंट की अच्छी मैक्सिमम लर्निंग हो सके। इस पंक्चुअल, इफेक्टिव टीचर को पंक्चुअल भी होना चाहिए। कम टू क्लास ऑन टाइम एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ टाइम, कि वो टाइम पे क्लास में और टाइम की कदर करे। इस प्रोफेशनल होना चाहिए। किस चीज में प्रोफेशनल, उसके जो वर्ड्स हैं जो वो पढ़ा रहा है उसमें उसको प्रोफेशनलिज्म शो करना चाहिए। ड्रेसिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड उसका अच्छा होना चाहिए। ट्रीट्स एवरीवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, और हर एक को वो रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे और डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करे। डू केयर अबाउट स्टूडेंट फीलिंग, और अगर स्टूडेंट की जो फीलिंग है उसकी भी ख्याल रखना चाहिए। डू इन्वेस्ट इज हर टाइम एंड एफर्ट्स, वो अपने टाइम और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करे किसके लिए, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। गिव टाइमली फीडबैक टू योर स्टूडेंट इंडिविजुअली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि जो स्टूडेंट को जो टाइमली फीडबैक देना चाहिए इंडिविजुअली और उनकी जो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता हो, बेस करता हो। टेक केयर ऑफ प्राइवेसी, और प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मैटर अ लॉट व्हाइल टीचिंग, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा मैटर करती है। लीनिंग बैक टू मच, यू कम ऑफ लेजी और ऑर्गेनेट, बहुत ज्यादा पीछे को जो लीनिंग बैक होना ये भी क्या करता है, ये सुस्त और गुस्ताखाना शो कर रहा होता है। लीनिंग फॉरवर्ड कैन सीम्स अग्रेसिव, एम्स फॉर अ न्यूट्रल पोस्चर, जो लीनिंग फॉर आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुकना है ये किस चीज को शो कर, अग्रेसिवनेस को। बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि न्यूट्रल पोस्चर जो है वो होना चाहिए। ब्रेकिंग आई कांटेक्ट टू सून, आई कांटेक्ट को तोड़ना या आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाना, इसका क्या मतलब होता है। कैन मेक यू सीम अनट्रस्टवर्दी, कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और ओवरली नर्वस हो रहा है। होल्ड आई कांटेक्ट a hair longer especially during a handshake, जब आप हैंडशेक भी कर रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। nodding too much, can you look like a bobble head too, even if you agree with what being said, nod once and then try to remain still, ये कि आपको बार बार इस तरह सर नहीं हिलाना चाहिए। अगर आप किसी चीज से एग्री कर रहे हैं तो जस्ट आपको एक दफा सर हिलाना चाहिए एंड देन ट्राई टू रिमेन, और फिर आपको
नॉर्मल उसमें खड़े होना चाहिए। चॉपिंग और पॉइंटिंग विद योर हैंड्स, कि अपने हैंड से अगर आप किसी चीज को पॉइंट करते या फिंगर्स करते तो इसका मतलब कि फील्स अग्रेसिव, कि वो अग्रेसिव फील कर रहे हैं। होल्डिंग योर हैंड बिहाइंड योर बैक और फिरमली इन योर पॉकेट्स, अगर आप अपने हैंड्स को फिरमली जोर से पीछे बांध लेते हो या पॉकेट में डालते हो तो कैन लुक रिजिड एंड स्टिफ, वो क्या शो करे कि आप बहुत रिजिड और स्टिफ हैं। एम्स फॉर नेचुरल हैंड्स एट योर साइड्स पोस्ट, और जो आपके हैंड्स है वो आपके साइड पोस्चर्स पे होने चाहिए। लुकिंग अप और लुकिंग डाउन is a natural cue that someone is lying or not being, जो होता है कि looking up और looking down ये एक natural cue होता है कि इसका मतलब ये होता है कि झूठ बोलना, किसी चीज के बारे में झूठ बोलना और वो not being themselves और उसका ना होना। try to hold steady eye contact, और कोशिश करनी चाहिए कि जो आई कांटेक्ट है उसको मेंटेन करें। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है कि घूरना। स्टेयरिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज अग्रेसिव, जो घूरना था ये भी एक अग्रेसिव पोस्चर को शो कर रहा है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन होल्डिंग समवन्स गेज एंड स्टेयरिंग देम डाउन, इसका मतलब ये होता है कि किसी को निगाहों से रोकना और इन्हें घूर कर रखना। स्टेयरिंग, फेलिंग टू स्माइल कैन मेक पीपल अनकंफर्टेबल, जो फेलिंग टू, अगर किसी को देख के आप स्माइल पास नहीं करते तो वो जो लोग होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं एंड वॉन्डर, और इधर उधर घूमते जो देखते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी देयर, अगर आप ये शो करना चाहते हैं आई एम विद यू, गो फॉर अ जेन्युइन स्माइल, और उनको एक अच्छी सी जेन्युइन सी स्माइल है, स्पेशली व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट, और खास तौर पर जब आप किसी को पहली दफा मिलते हो। चेकिंग योर फोन और वॉच, से यू वांट टू बी समवेयर एल्स, कि तुम किसी और जगह पर, इट इज जस्ट बैड मैनर, ये एक बैड मैनर होते हैं। So what should you do? Aim for good posture in a neutral position, whether sitting or standing. आपको एक अच्छे पोस्चर में और न्यूट्रल पोस्चर में रहना, जहाँ आप बैठे हो या खड़े हो। ये हर्बर्ट सिम्पसन की ये प्रोवर्ब है, इसको अच्छी तरह पढ़ें समझें, और ये आपकी असाइनमेंट है। If plan A did not work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. Thank you so much. I hope you will learn a lot. अगर कोई मुश्किल हो तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।